आज का ये वीडियो भारत में शिक्षा के विकास पर आधारित है। भारत में शिक्षा का विकास भाग 1 समझिए उसको। 2 पार्ट में हम भारत में जो एजुकेशनल उपलब्धियां हैं प्राचीन काल से लेकर के आज तक, उसको मैं बताना या गिनाना चाहूंगा। जो आजादी के बाद का शैक्षणिक विकास है और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको मैं सेकेंड पार्ट में करूंगा। और फर्स्ट पार्ट में अभी प्राचीन काल से लेकर के अंग्रेजों के काल में जो विकास हुआ उसको गिनवाऊंगा उसमें। और उसमें भी वही क्वेश्चन ज्यादा तौर से मैं लेने का प्रयास करूंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा प्राचीन इतिहास है जिसमें कि एजुकेशन से संबंधित जानकारियां हमें मिलती हैं, चाहे वो भले वैदिक ग्रंथ हैं उनसे ही मिलती है या जो विदेशी यात्री हैं उनके यात्रा वृत्तांतों में है, उसमें मुख्य रूप से गुरुकुल हुआ करते थे। और वैदिक काल में तो यही था ही, गुरुकुल ही थे। और गुरुकुल में जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुओं के आश्रम जो जंगल या वन में हुआ करते थे, उसमें सभी तरह की शिक्षाएं, चाहे वह शास्त्र से संबंधित हो, अध्यात्म से संबंधित हो, जीविकोपार्जन से भी संबंधित चीजें थी, या शस्त्र से संबंधित हो, हथियार से संबंधित, यह सब बताया जाता है। पंचतंत्र की एक पुस्तक है आपके यहां, जिसको भारत में ही कहा जाता है कि किसी महिला रुपया नामक दक्षिण भारत के राज्य में ही विष्णुगुप्त नाम के व्यक्ति रहते थे, उन्होंने उसको लिखा था। और पंचतंत्र दुनिया की उन पुस्तकों में से है जिसका सबसे ज्यादा दुनिया के अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है। सबसे अधिक जो 4-5 पुस्तकों का हुआ है, जैसे मान लीजिए आपकी बाइबल का सबसे ज्यादा हुआ है, कुरान का हुआ है, गीता का हुआ है, उस तरह से ही उस पुस्तक का भी हुआ है। एसोस फेबल नाम की एक पुस्तक है जो अंग्रेजी में है, उन्हीं कहानियों पर आधारित है। आप मध्यकाल की ये बात देखते हैं, लेकिन बात वही है कि उसी प्रकार से जो विकास हुआ अपने गुरुकुल में, उन्हीं पर आधारित कहानियों के माध्यम से शिक्षाएं ही दी गई थी वहां। फिर से उसी बात पर जो बाद में विकास शुरू हुआ, कह सकते हैं कि जो मौर्य काल से विकास शुरू हुआ है, हमारा जो लिखित संविधान, लिखित जो इतिहास है उससे, या जो यात्रियों का यात्रा वृत्तांत है उसमें जो हमें जानकारियां मिलती हैं, अगर उस पर हम आते हैं तो क्रम से लिखते जाएंगे। मतलब प्रारंभ में जो हमारा ये था वो तो गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन इसमें जो बाद में विकास शुरू हुआ उसमें कह सकते हैं कि तक्षशिला जो था, तक्षशिला ये लिख सकते हैं कि मौर्य काल में प्रसिद्ध तो हुआ, लेकिन इसकी स्थापना का श्रेय जाता है, कहते हैं कि हाँ, भरत के ही पुत्र तक्ष नाम के थे। वैदिक साहित्यों में या आगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी पुस्तकें हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि भरत के पुत्र तिक्ष कहीं लिखा है, कहीं तक्ष लिखा है, इन्होंने इसकी स्थापना किया था। तो तक्ष लिख सकते हैं, तक्ष ने स्थापना किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है कहां आज के डेट में, रावलपिंडी के पास पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के पास। यहां ध्यान देंगे कि इसमें भी बौद्ध धर्म की शिक्षा का उल्लेख मिलता है। अगर आप इसके मौर्य काल में आते हैं तो तक्षशिला दुनिया का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, मुख्य विश्वविद्यालय था। इसमें और भी चीजों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन तक्षशिला में जो चाणक्य थे वह एक अध्यापक के तौर पर थे, इस बात को पूछता है। चाणक्य जो थे वह एक अध्यापक के तौर पर तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। मतलब मौर्य काल में तक्षशिला का काफी उल्लेख मिलता है इतिहास में। तक्षशिला के बाद बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में कि इसकी स्थापना जो है
किसने किया था? ठीक। संस्थापक की बात करूंगा तो कुमार गुप्त, और गिराने की बात करूंगा तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने, जो कि किसका सेनापति? ऐबक का सेनापति, ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, इसने इसको गिरवाने का काम किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात अब भी आप सुन रहे हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी भी है। ओपन यूनिवर्सिटी की बात आजादी के बाद वाले में बात कर रहे हैं हम, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर पर फिर से एक नया विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, जो अभी उस रूप में तो नहीं हो पाया है, लेकिन प्रयास जारी है, जो कि आप अभी सुनते हैं समाचार पत्रों में भी, उससे भी संबंधित आपके क्वेश्चन पूछते रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय में, सही बात है, ह्वेनसांग से जुड़े हुए भी आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय से आप समझ रहे हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगर सबसे प्रमुख केंद्र कहे बौद्ध धर्म की शिक्षा का, हालांकि बौद्ध धर्म की शिक्षा तो बाद में तक्षशिला में भी दी जाती थी, इसके बाद आने वाले विश्वविद्यालयों में भी, लेकिन नालंदा जितना कोई भी बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय प्रसिद्ध नहीं है। ठीक। नालंदा जो है, इसमें ह्वेनसांग के पढ़ने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग नालंदा में भारतीय से संबंधित या जिस क्षेत्र में उससे संबंधित तमाम सारी जानकारियां इकट्ठा करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में स्वयं को अध्ययनरत किए थे। और मुख्य रूप से जो चीनी यात्री थे सभी, जैसे पहले चीनी यात्री की बात हम करते हैं तो फायान, और दूसरे चीनी यात्री ह्वेनसांग या इत्सिंग, कई लोग हैं। इस तरह की बात करते हैं तो ह्वेनसांग भी उसी लिए आए थे। चीनी यात्रियों का मुख्य जो ध्येय होता था भारत आने का, वो क्या होता था? बौद्ध धर्म की शिक्षा। ठीक। बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी लेना, और बौद्ध धर्म के जो केंद्र बनते गए थे विश्वविद्यालय, वो आकर्षित करते थे इन लोगों को जानकारी से संबंधित। आगे देखते हैं इसके बाद, एक ओदंतपुरी नाम का विश्वविद्यालय, सही है, ओदंतपुरी। अच्छा, मठ भी है, विश्वविद्यालय भी है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करूं तो इसकी स्थापना किसने किया था? ठीक। इसकी स्थापना गोपाल ने किया था। पालवंश का संस्थापक है गोपाल, और ये भी बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ओदंतपुरी में एक मठ भी था। हाँ बिल्कुल, ओदंतपुरी, अगर मठ की बात यहां पर कर दूं तो ये देवपाल से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखते जाएंगे, दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछता है। अगर उसके बाद बात करूं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, और ये भी मतलब इधर के सभी विश्वविद्यालय, अगर मुख्य रूप से पूछे किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी तो आप निश्चित रूप से बौद्ध धर्म का ही नाम लेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसमें धर्मपाल ने इसकी स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यहां तक आते आते आप ये देखते हैं कि अब गुप्त काल आ जाता है। गुप्त काल में भी शिक्षा साहित्य के रूप में, मतलब विज्ञान के रूप में तो बहुत नहीं विकसित नजर आती है, लेकिन साहित्य के रूप में विकसित नजर आती है। आप जानते हैं कि गुप्त काल में जो नवरत्न थे वो किसके जमाने में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के जमाने में नवरत्न थे, जिसमें कि अमर सिंह का अमरकोश है, कालिदास हैं, जो भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। कह सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में, और खासतौर से संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं उस काल में हमारे। लेकिन अगर वैज्ञानिकता की बात करें तो थोड़ा सा भारत जरूर दुनिया में लीड लेने की वहां कोशिश किया था, लेकिन उसके बाद फिर से दब गया। कह सकते हैं कि वहां जो वैज्ञानिकता का प्रचार प्रसार या थोड़ी सी सोच पैदा हुई थी भारतीयों में, वो भी मध्यकाल में खत्म हो गई। किस लिए कह सकते हैं आप? आर्यभट्ट, ठीक, ब्रह्मो। कई सारे लोग हैं जो साइंटिफिक ढंग से, मैथमेटिकली, जो भौगोलिक खोजों के विषय में या और भी गणित के भी तमाम सारे प्रमेय वगैरह देखने को मिलता है उस समय। आर्यभट्ट ने शून्य का मतलब ये किया, दशमलव के विषय में भी आता है। कह सकते हैं कि वैज्ञानिक सोच पैदा हुई, लेकिन वह मूर्त रूप नहीं ले सकी आज की जो ऐसे है। ठीक। उसके अगर बात करें तो मध्यकाल की थोड़ा सा बात करें तो मध्यकाल में कोई विशेष उल्लेखनीय विकास नहीं है। मध्यकाल में हाँ, कोई भी आप बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित नहीं देखते हैं। मध्यकाल कह सकते हैं ना कि एक ऐसा संक्रमित काल था भारतीय इतिहास में, जिसमें विदेशी शक्तियों का आक्रमण से लेकर के उनको इनका यहां रह जाना या संस्कृतियों का मेलजोल, और मुख्य रूप से
प्रचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल, वो सारी चीजें हैं इसमें जुड़ी हुई हैं, जिससे कि शिक्षा और वैज्ञानिकता क्या हो गई, वो पीछे रह गई। ये इनके प्रकार राज्य चलाना और राज्य हड़पना, यही सब बातें रह गई थी, वो सोच जो है पीछे हो गई थी। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा भारत को। हालांकि दुनिया भर में ये चीजें चल रही थी और दुनिया भर में इन चीजों ने नुकसान किया था। मध्यकाल में जो ये प्रवृत्ति आई कि लोग बाहर तो निकले, यूनान से बाहर निकले, मिस्र से बाहर निकले, तमाम सारे क्षेत्रों में फैले, यूरोप के कई सारे कंट्रीज से बाहर निकले, लेकिन जब तक से यूरोपीय, खासतौर से आधुनिक काल वाले यूरोपीय जो समुद्री रास्तों की खोज नहीं किए, तब तक से वैज्ञानिकता की खोज नहीं हो पाई थी। उसी में भारत भी था भाई। भारत में आप देख सकते हैं कि गुप्त काल के बाद 712 ईस्वी में आक्रमण होता है किसका, ठीक, दाहिर के समय में हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। वहां से लेकर के और अंग्रेजों के कुछ प्रयास जो शुरू हो गए, मान लीजिए कि 1800 के बाद, वहां के बीच में आप कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखते हैं शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखें तो, लेकिन साहित्यिक वृद्धि आप देखते हैं। अब वो चाहे जिस किसी तरह से हो, हिंदी का विकास आप देखते हैं। इसके बाद आप हिंदी का सर्वोत्तम काल कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, किसी काल में, अकबर के काल में कह सकते हैं कि साहित्यिक विकास हुआ था, इसीलिए कह सकते हैं आप। रामचरितमानस की रचना हुई, रहीम कवि थे, सूरदास, अष्टछाप के कवियों को देखते हैं आप। इन लोगों को आज भी हम पढ़ते हैं, मीरा को पढ़ते हैं, रैदास को पढ़ते हैं, दादू को पढ़ते हैं, बहुत लोगों को आज भी पढ़ते हैं, जो कि मतलब हिंदी साहित्य के लिए स्वर्णकाल बेशक था, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले शैक्षणिक संस्थानों की कोई मतलब उल्लेखनीय वृद्धि नहीं नजर आती हमें, इसलिए मध्यकाल को छोड़ देते हैं। अब आते हैं अंग्रेजों के काल में। अंग्रेज जब स्थापित कर लिए अपनी सरकारें, यूरोपीय की पूरी तरह से अगर बात करूं तो जाकर के कुछ शैक्षणिक संस्थान बने या शैक्षणिक जो उल्लेखनीय वृद्धियां हैं वो नजर आती हैं, उनको मैं लिखने लगता हूं, बल्कि मैं लिखा देता हूं और फिर अंग्रेजों के काल की बात लिखता हूं थोड़ा सा। इसमें आप शुरू करें तो कह सकते हैं कि मुख्य रूप से अगर प्रयास पहला तो मैकाले का किस समय है, ठीक है, 1836-37 या 35-36 लिखता है, 35-36 के काल में मैकाले। ये मैकाले का जो किस लिए था, अंग्रेजी शिक्षा के लिए, आप जानते हैं इसको, अंग्रेजी शिक्षा की बात मैकाले ने किया। किस लिए किया, ये अंग्रेजी शिक्षा अगर जो उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए, उच्च वर्ग को जो साहित्य की या जो और कह सकते हैं कि क्लर्क आदि के काम करने की जो ये है, उसको अगर उच्च शिक्षा अंग्रेजी में दिया गया रहेगा तो शायद अंग्रेजों की बात को ज्यादा लोग मानेंगे, इसलिए। और काल किसका था, बेंटिंग का, बेंटिंग का काल था, बेंटिंग कर सकते हैं, चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का काल था, इतने से आपको पता है। इसके बाद जो है 1854 में वुड डिस्पैच है, और वुड डिस्पैच की बात करते हैं तो इसको आप भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच। बिल्कुल, इसमें जो है महिलाओं की शिक्षा पर पहली बार ध्यान दिया गया था। भारत में महिलाओं की शिक्षा की अगर तनिक भी बात करें, पहली बार अगर कोई कहीं ध्यान दिया गया तो इसी में। मुख्य रूप से ये पूछता है कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसे कहते हैं, वुड डिस्पैच जो कहते हैं, किस काल में आया था, 54 में आया था। 54 का किसका काल था, 1854 का किसका काल होगा, डलहौजी का काल था, लिख सकते हैं इसको भी, डलहौजी, हम डलहौजी का काल था, जानते हैं इसमें। ये सब के लिए ये पूछता है। इसके बाद ठीक है, 1857-58 लिखा है, 57 में अधिनियम मतलब लाया गया था, 1857-58 इसीलिए लिख दे रहा हूं, 58 में ही मुख्य था, यही से 58 में बने ये विश्वविद्यालय। 3 विश्वविद्यालय पहली बार भारत में बने, और जो 3 वो शहरें हैं, मुंबई था, मद्रास था, चेन्नई, और कोलकाता। ये 3 विश्वविद्यालय पहली बार भारत में 1857-58 बल्कि 58 में बने। इसके बाद कुछ और विश्वविद्यालय की जिक्र कर दे रहा हूं, जैसे कि पंजाब विश्वविद्यालय बना था, कब बना था वो, इसी बीच कभी पंजाब विश्वविद्यालय 1882 है, 82 होगा, लेकिन 82 में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि है इसमें, कौन सी, बिल्कुल हंटर कमीशन कह सकते हैं,
1882। ये विश्वविद्यालय वाले में भले फेर हो सकता है, लेकिन ये तो क्लियर है। हंटर आयोग भी कह सकते हैं, हंटर कमीशन भी कह सकते हैं। और एक और जानते हैं आपकी इसमें जो है एक और कमीशन आता है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए था, हंटर आयोग। हाँ, 1919 वाली जो बात है, ये हंटर कमीशन है, वो हंटर आयोग। कोई बात नहीं है उसमें, कोई बात नहीं है, लिखेगा जिस तरह से आप ध्यान दे लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं इसमें। चलिए, हंटर कमीशन हो गया। और इसकी मुख्य बातें थी कि ये प्राथमिक शिक्षा के लिए था। इसको पूछता है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित ये बात थी। और माध्यमिक शिक्षा का कुछ लिखते हैं। हाँ, माध्यमिक शिक्षा में भी कुछ ये था इसमें, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद बात करें तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की बात अगर करेंगे आप, उसी को आप सैडलर आयोग कहते हैं। तो मैं सैडलर आयोग भी इसको लिख रहा हूं, तो होगा 1917 लगभग, 1917 होगा सैडलर आयोग। सैडलर आयोग जो है, इसके बीच में भी कुछ काम है, बल्कि मैं पहले उसको लिखना चाहूंगा तब इसको लिखूंगा, क्योंकि वो भी बेहद जरूरी है। 1902 का काल, जब विश्वविद्यालय आयोग आया था, करजन का काल था, उसको मैं विश्वविद्यालय आयोग, ये करजन का काल था। करजन को आप जानते हैं, कुख्यात रहा है किस काम के लिए? करजन बंगाल विभाजन के लिए। और सब कई कारण ठीक थे, लेकिन सबसे कुख्यात पर्सन माना जाता है अगर इस बात की बात करें तो बिल्कुल। और हाँ, थॉमस रैले के लिए भी जाना जाता है, एक भी ध्यान रखेंगे, थॉमस रैले, थॉमस रैले की रचना में आया था, इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। एक 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, अधिनियम की बात करते हैं, ठीक, ये भी है। लेकिन अब आ जाते हैं उस बात पर, 1917, इसको सैडलर आयोग आप कहते हैं। एक बात ध्यान रखें आप कि इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। कई बार भूल हो जाती है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग हम किसे कहें। सैडलर आयोग को ही कहा जाता है, जो कि 1917 में आया था। हाँ, कुछ और बातें हैं इसमें, जैसे कि एक 16 में बीएचयू की स्थापना हुई। इससे पहले हमें लिख लेना चाहिए था। दरअसल जो बीएचयू की स्थापना हुई, हाँ, हम बीएचयू से बड़ा इधर तो कोई हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम हैं उसमें कोई संस्थान नहीं है। बीएचयू की नींव की अगर जस्ट बात करेंगे तो वो पहले 1898 में हिंदू कॉलेज के नाम से एनी बेसेंट ने स्थापना किया था। ध्यान रखेंगे इस बात को भी, एनी बेसेंट ने इसको 1898 में हिंदू कॉलेज नाम देकर के, हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना किया था। इसी के बेस पे 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई। किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना इसी के बेस पे किया था। ठीक, बिल्कुल, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर उत्तर भारत हैं तो इससे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, उत्तर प्रदेश में अगर हैं तो उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय पूछता है तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय करते हैं। 1886 में ही होगा, उस बात को भी समझ लेते हैं। 1886 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कोई बात नहीं है। नहीं, कोई कुछ चीजें इसमें अभी छूट जा रही हैं, इसके लिए ऊपर लिख दे रहा हूं, इसके बाद बंद कर दिया जाएगा। जो एक आगे और महत्वपूर्ण चीज है, जिसे जोनाथन डंकन का संस्कृत विद्यालय, कब? 1782 में संस्कृत विद्यालय, जो कि मुझे लगता है अब संपूर्णानंद के नाम से जाना जाता है, उसी के बिना पर संपूर्णानंद शायद बना, ऐसा लोग कहते हैं। संस्कृत विद्यालय ये जोनाथन डंकन का है, जोनाथन डंकन, इसके लिए ध्यान रखे जाते हैं।
कुछ और चीजें जैसे कि गुरुकुल की आप बात कर रहे थे शुरुआत में, इसी तरह के कुछ प्रयास रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा की व्यवस्था की थी। कलकत्ता में किस नाम से, ये सन होगा मुझे लगता है 1916 में शांति निकेतन, शांति निकेतन जिसे आज क्या कहते हैं आप, ठीक लोग कहते हैं विश्व भारती भी कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का 16 में प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कह सकते हैं कि गुरुकुल जैसी व्यवस्था की बात उन्होंने फिर से सोची थी, जो आप पहले पढ़े थे। इसके बाद 1920 में अल्पसंख्यक आयोग, बिल्कुल अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, ये भी पूछता है इसलिए लिख दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना नई दिल्ली में हुई, नई दिल्ली, ध्यान रखेंगे, ये भी पूछता है। एक आध और चीज 1900, अगर काशी विश्वविद्यालय की बात करें तो 1921 में, ठीक है, इस क्षेत्र में काशी विद्यापीठ का भी अपना एक अलग महत्व है। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में शिव प्रसाद गुप्त ने किया था। 1921 में, ये भी बनारस में, जैसे आप जानते हैं, शिव प्रसाद गुप्त, बनारस। बाद में आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी देखते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको मैं आजादी के बाद वाले भाग में करूंगा, लेकिन जैसे, हाँ सही बात है वो भी, जैसे आप प्रवेश करते हैं आजादी में, तो राधा कृष्णन का जो आयोग बना था मुख्य इसलिए कि यूजीसी की स्थापना का विचार पहली बार राधा कृष्ण आयोग ने दिया था। लिख दे रहा हूं, 1948 की बात हो गई है ना, 1948 में राधा कृष्णन आयोग, ये मुख्य रूप से किस लिए, यूजीसी की स्थापना के विचार देने के लिए जाना जाता है। ठीक है, बंद करते हैं। बाकी की जो शैक्षणिक विकास है आजाद के बाद के भारत में, उसको अगले वीडियो में हम कर देंगे।